गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिक्षक भाइयों और बहनों और मेरे हृदय प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक और बार आपके सामने प्रस्तुत हैं राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा में एसएसटी विषय के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे जो पिछले 14 वर्ष में रिपीट हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में और मुख्य रूप से एनएमएस की परीक्षा में रिपीट हुए हैं। सामान्य अध्ययन से ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इनमें सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं। व्याख्या तय समझाएंगे कौन सा प्रश्न कैसे है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, भारत का पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो इसमें पेट्रोलियम में अग्रणी, यहाँ लिख लेना पेट्रोलियम में अग्रणी यानी आगे, सबसे आगे कौन सा राज्य है? पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन सा राज्य है? सबसे पहले हम पेट्रोलियम समझते हैं बच्चों, क्या होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा धन ओलियम, इसका अर्थ होता है पहाड़ों को काटकर या चीर कर निकाला जाने वाला तेल। पहाड़ों को चीर कर निकलने वाला तेल, देखिए पेट्रोलियम कहते हैं सर। अब इसमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी है, नंबर 1 पे है? तो वो है हमारा अपना गुजरात। देखो गुजरात की कई क्वालिटी है बच्चों। गुजरात हमारे राष्ट्रपिता का घर है। किसका? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, राष्ट्रपिता का घर। वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं, कौन है गृह मंत्री? बताओ। वेरी गुड, अमित शाह। बहुत अच्छा जवाब दिया है, अमित शाह है गृह मंत्री। और गुजरात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी घर है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का भी घर है। ठीक है, गुजरात कई दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है बच्चों। और गुजरात की समुद्री रेखा जो है वो सबसे लंबी है, समुद्री सीमा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है तो वो कहलाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात हमारे पश्चिम में पड़ता है, लगभग ऐसे ऐसे करके ये गुजरात है, ये है गुजरात यहाँ। और इसका जो कोस्टल एरिया है, समुद्री सीमा, ये सबसे लंबी है। सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात हो गया सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला। और गुजरात में तुम्हारा नमक अनुसंधान संस्थान है, नमक अनुसंधान संस्थान। ठीक है, संस्थान। और गुजरात में ही एक शहर है सूरत। क्या होता है यहाँ बताइए? हीरों की कटिंग होती है, बिल्कुल सही जवाब, हीरों की कटिंग सूरत में। ठीक है, और गुजरात में ही ये वाला जो पेट्रोलियम में सबसे अग्रणी राज्य है वो गुजरात में ही है। तो आप देख सकते हैं एक राज्य से हमें कितने सारे प्रश्न मिले, और भी मिल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चे, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? बताइए। बायोडीजल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार कई बार आया है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है बताइए। बायोडीजल देखो दो शब्दों से बना है, बायो और डीजल, यानी बायोलॉजिकल डीजल यानी पौधों से प्राप्त होने वाला डीजल। किससे? पौधों से प्राप्त होने वाला डीजल। अब डीजल क्या होता है? ये एक ईंधन है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है ये, पेट्रोलियम पदार्थ जो निम्न क्वालिटी का क्रूड ऑयल में से निकलने वाला सेकंड पदार्थ जो होता है कच्चे तेल में से, क्रूड ऑयल में से अलग किए जाते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैसोलीन आती है सबसे पहले। गैसोलीन और उसमें आता है केरोसिन, उसके बाद आता है कोल टार। कोल टार
ठीक है, ये सभी इसी के अवयव हैं क्रूड ऑयल के। ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ कैसे हैं। ठीक है, काले रंग का एक कीच जैसा मटमैला बदबूदार पदार्थ होता है, उसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, तो उसी के शोधन के बाद ये हमें डीजल प्राप्त होता है। तो यहाँ बात हो रही है बायोडीजल। तो बायोडीजल प्राप्त होता है जेट्रोफा से। किससे? जेट्रोफा पोंगमिया। पोंगमिया एक पौधा होता है जिसे हम हिंदी में रतनजोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतनजोत। आपने देखा होगा मसालों में काम आता है, सब्जी में लाल रंग लाने के लिए। कैसा? लाल रंग सब्जियों में डाला जाता है ये रतनजोत, सब्जी को, तरकारी को रंग देने के लिए। ठीक है, स्पेशली नॉनवेज डिशेज जो होती हैं गरम मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे लंबा हाईवे कहाँ से कहाँ तक है? हाईवे की बात हो रही है बच्चों, कल हमने हाईवे एक्सप्रेसवे की चर्चा की थी। सबसे लंबा हाईवे, हाईवे कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका ये है वाराणसी से कैप कैमरिन। क्या नाम है इसका? वेरी गुड, कन्याकुमारी। इसका पुराना नाम है कैप कैमरिन। कैप कैमरिन। तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये जो एक्सप्रेस वे है ये सबसे लंबा हाईवे कहा जाता है। ठीक है, वाराणसी घाटों का शहर कहलाता है बच्चों। किसका? घाटों का शहर। घाट क्या है? घाट माने घाटा नहीं, घाट माने नदियों के घाट। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है वाराणसी, जिसका पुराना नाम काशी भी है और इसे बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। साड़ी, बनारसी साड़ी आपने देखी होगी, और बनारसी पान, ये दोनों चीज़ें प्रचलित हैं बनारस की। ठीक है, बनारस। ठीक है, दुनिया में सारे लोग हर शहर में जीने के लिए जाते हैं, बनारस में लोग मरने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बनारस में जो लोग मरेंगे हरिश्चंद्र घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर उन्हें लगाया जाता है, उनको कहते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। क्या मिलता है? स्वर्ग। बनारस में लोग मरने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबा हाईवे है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, राइटिंग पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, सुनने पर और समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम राइटिंग तो नाम मात्र के लिए समझाने के लिए लिखते हैं, हो जाता है गड़बड़, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, कौन सा शहर उद्यानों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर उद्यमों को, उद्यान नहीं, उद्यमों का शहर कहलाता है? देखो बच्चों, यहाँ ये शब्द समझने वाला, उद्यम माने बिजनेस यानी काम। ये उद्यम माने रोजगार या कोई काम मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी जो है, जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को उद्यमों का शहर बोलते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं। बेंगलुरु के बगल में है बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक की बगल में है, देखो ये हमारा कर्नाटक है, उसकी बगल में है केरला। क्या है? केरल और कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि बहुत हाईटेक कंपनियाँ हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, सिलिकॉन चिप्स लाई जाती हैं। सिलिकॉन मटेरियल यानी जो भी चिप होती है कंप्यूटर की, वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसी आधार पर इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मोस्ट प्रेजेंस ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पाए जाने के कारण इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं और उद्यमों का शहर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? ONGC। ONGC ये महारत्न कंपनी है बच्चों। कैसी है? महारत्न। ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। ठीक है, ONGC।
कॉरपोरेशन है, सॉरी, लिमिटेड नहीं है, ये है आपका कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ONGC। ये ONGC बच्चों भारत में जो क्रूड ऑयल होता है और जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, उसकी देखरेख और उससे संबंधित कार्यों को संपादित करती है ONGC। हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय है बच्चों देहरादून। यहाँ पर एक और मुख्यालय बताओ कौन सा है, किसे पता है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान, वेरी गुड, वन अनुसंधान, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, किसकी? उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, दून स्कूल। दून स्कूल देहरादून का मशहूर है बहुत ज़्यादा शिक्षा की दृष्टि से और भी कई दृष्टियों से। और एक सेना की एकेडमी है यहाँ पर, जहाँ सेना के सोल्जर्स ट्रेनिंग करते हैं। मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनारा किसकी प्रजाति है, बताओ? सोनारा किस की किस्म है? तो सोनारा है हमारा गेहूं की किस्म। किसकी? देखो वैरायटी होती है अलग अलग, जानते हो तुम, जैसे RR21 है या देसी है वैरायटी है या 2611 है। कई प्रकार के गेहूं किसान बोते हैं ताकि अच्छी उपज पैदा होने। तो गेहूं की एक किस्म है सोनारा, ठीक है, सोनारा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम मालूम है किसी को? ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों, गेहूं का, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। और गेहूं कौन से परिवार का सदस्य है? तो पोएसी। ये पोएसी फैमिली का पौधा है गेहूं। गेहूं में क्या खाया जाता है? तो खाया जाता है भ्रूणपोष। क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष, यानी बीज जो होता है वो भ्रूण होता है, भ्रूण, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन गए गेहूं से। गेहूं कौन से परिवार का है? पोएसी, वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम, और क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, अंग्रेजी में EMBRYO, एम्ब्रियो, ठीक है। सोनारा किसकी किस्म है? गेहूं की। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यहाँ देखिए, तो पहला परमाणु केंद्र स्थापित हुआ था तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर, महाराष्ट्र में बच्चों, महाराष्ट्र में तारापुर में है, ठीक है। परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु से बिजली बनाई जाती है, वही है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। कब बना था? लिखेंगे आंसर, ये बना था आपका 28 अक्टूबर सन 1969 में। 28 अक्टूबर 1969 में ये अस्तित्व में आया था हमारा तारापुर परमाणु केंद्र। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चों, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? वेरी गुड, राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा के जनक कहलाते हैं HJ भाभा, HJ भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके नाम पर बना हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलते हैं उसे, वो भी इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। अगला लिखेंगे क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है और कब अस्तित्व में आया? ये लिख लिया आपने? नाबार्ड, NABARD क्या है, कब अस्तित्व में आया? लिखिए, यह एक कृषि सहकारी बैंक है।
यह एक कृषि ऋण बैंक है। ठीक है, खेती किसानी से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी कर्जे लेन देन होते हैं वो नाबार्ड के अंतर्गत होते हैं। नाबार्ड संस्था उसे देखती है। इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, नाबार्ड का, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड अस्तित्व में आया था 1982 में। कब आया था? 1982। अब लिखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा एक स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी गुड, ये सब पढ़ रखा है आपने, पहला स्थान। अब प्रश्न ये बनता है कि पूरे विश्व का कितने % दूध भारत उत्पादित करता है? पूरे वर्ल्ड का कितने %? ये 22% देता है। कितना? 22। जितना पूरा विश्व दूध उत्पादित करता है उसका 22% हिस्सा इंडिया से आता है। सेकंड नंबर पे हमारा सबसे शक्तिशाली देश USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे देखें, इसी से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। क्या है बताइए, सुना है कभी? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किसे? और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वेरी गुड, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये लेके आए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ये दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हो गए। अगला देखेंगे, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बच्चों, एग मार्क क्या होता है बताओ? खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता बताने वाला चिन्ह होता है ये एग मार्क, कि कौन सी चीज़ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से या न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से शुद्ध है या नहीं, ये बताता है एग मार्क। तो केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर लिखेंगे, ये अपना नागपुर ऑरेंज सिटी। ठीक है, इसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ऑरेंज सिटी, संतरों की नगरी, संतरा नगरी। आप नागपुर कभी जाएंगे तो स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा संतरा लग रहा है, बहुत बड़ा प्लास्टिक का बना हुआ, वहीं लिख रहा है ऑरेंज सिटी नागपुर में आपका स्वागत है। ईमान, संतरे की बर्फ़ी मिलती है। संतरे की बर्फ़ी मतलब संतरे की ही बनी नहीं होती, खोए की बनी होती है, उसमें संतरे का स्वाद होता है। ठीक है, आगे लिखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तो पता होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहन किसे बोलते हैं? दलहनी फसलें कौन सी हैं? आधे जो दालें होती हैं वो दलहनी होती हैं। उड़द, मूंग, अरहर, तुअर। ये तुअर दाल जो होती है, अरहर की दाल को ही तुअर दाल बोल देते हैं, कहेंगे तूर दाल या तुअर दाल। चना, लोबिया, लोबिया रमास से बोलते हैं। ठीक है, और बताओ एक आध। चलो इतनी। तो इन पे जो रिसर्च की जाती है दालों पर, नई नई तरह की दालें कैसे बनाई जाएं, ये वाला सेंटर कहाँ स्थित है बताइए, आइडिया?
ये है लेदर सिटी। बताओ कौन सा लेदर सिटी? चमड़ा शहर, चमड़ों के कानपुर, राइट आंसर। लेदर सिटी कानपुर, इसको लेदर सिटी भी बोलते हैं। और देखो बच्चों, एक और इसकी बुरी बात बताऊं, गंगा सबसे ज़्यादा मैली यहीं होती है। हाँ, सबसे मैली हो जाती है क्योंकि चमड़े, टैनरीज जो होती है, या एक शब्द बता दूं मैं तुम्हें, टैनरी। टैनरी किसे बोलते हैं? टैनरी जो होती हैं वो होती हैं जब चमड़े का शोधन किया जाता है। जो भी लेदर हम पहनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी न किसी पशु की खाल होती है 100%। अगर आप प्योर लेदर पहने हुए हैं, या बेल्ट में, पर्स में, या जूतों में, तो वो किसी न किसी पशु की खाल है। और खालों का शोधन जहाँ होता है, चर्म शोधन, उसे बोलते हैं टैनरी। यहाँ बहुत भयानक किस्म की बदबू आती है, और जो विषैला सड़ीला पानी जो निकलता है वो पूरा का पूरा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो कानपुर पे गंगा सबसे अधिक मैली हो जाती है। अगला देखिए, गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? यहाँ इसी में जोड़ लेंगे, केंद्रीय भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जहाँ गन्ने पर रिसर्च की जाती है। ये है अपना राजधानी लखनऊ। भारत की राजधानी नई दिल्ली जी, यूपी की है। और यहाँ पर भी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान भी यही है बच्चों, ठीक है। CDRI से बोलते हैं, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, और CDRI भी लखनऊ में है, ठीक है। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। यानी कई प्रकार के अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब है पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं होंगी। तो जो जेंडर रेशियो होता है बच्चों, वो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं होंगी। कितनी? 912। 1000 पुरुष और 912 महिलाएं होनी चाहिए, ये लिंगानुपात है। अगला देखें, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में चावल सबसे ज़्यादा कौन देता है? चावल देता है आपका चीन, ठीक है। और देखो चावल बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम पता है किसी को? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसका पूरा नाम है, बॉटनिकल नेम। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपका कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा, ये पूरे अनुसंधान संस्थान में लिखा चुका हूँ, और हमारे प्यारे बच्चे सब भूल चुके हैं, शाबाश। आगे लिखिए, ये तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। विश्व की जनसंख्या में कौन सा देश इस समय अग्रणी है? एक बताओ। भारत अपना देश विश्व में जनसंख्या में सर्वप्रथम है द ग्रेट इंडिया, हमारा भारत देश। हमारा भारत इस समय बच्चों 2024 तक हम 1.45 अरब हो चुके हैं, मतलब 1 अरब 45 करोड़ हो चुके हैं हम, ठीक है। 2011 में 121 थे, अब इतने बढ़ गए। दूसरे नंबर पे चीन, कौन सा? 1.42, ये भी पीछे नहीं है। 1 अरब 42 करोड़ है चाइना, तो हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ भी कह लो, जनसंख्या का बढ़ना एक तरह से नुकसानदेह ही होता है। विश्व के 5 देशों की जनसंख्या पूछी जाए कि कौन कौन से 5 हैं, तो सबसे पहले इंडिया प्लस चाइना
प्लस तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। यूएसए तीसरे नंबर पे, इंडोनेशिया और लास्ट में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, ये नंबर 1 पे छाए हुए हैं हम 1.45 के साथ और 1.42 के साथ सेकंड नंबर पे चाइना। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लिख लेना। सबसे अधिक मुस्लिम पाए जाते हैं। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा? ठीक है, भारत से कट के कौन बना है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन लिखिए। विश्व में यूरेनियम 235 यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, यूरेनियम 235। देखिए, वर्ल्ड में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये मध्य एशिया में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप के बीच में जो देश हैं वो है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है आस्ताना। आस्ताना कैपिटल है। और कितना यूरेनियम उत्पादित करता है ये करता है 21,112 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। 21,112 मीट्रिक टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तुम्हें। तुमने ये वाला फल देखा है, ड्रैगन फ्रूट? देखा था। इसमें ऐसे ऐसे कांटे से निकले होते हैं, गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग ही दे जाए, ये गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? और हरे कांटे होते हैं और इसकी पत्तियां भी गुलाबी सी होती हैं। ये होता है ड्रैगन फ्रूट। कैसा? फ्रूट यानी ड्रैगन फल। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया। भारत में बेच रहा था, विदेशी नाम था, कैसे बेच सकते थे। और ये बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। अंदर इसका गूदा जो होता है वाइट होता है, काले काले दाने होते हैं वाइट पे। और ये पूरा होता है गुलाबी। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। विटामिन सी भी पाया जाता है और भी मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। इसका नाम बदल दिया बच्चों। इसका नाम गुजरात की सरकार ने इसका नाम रखा है बहुत ही सुंदर, कमलम। कमल जैसा दिखता है जी, लाल रंग का, तो इसका नाम रख दिया कमलम। गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। उन्होंने इसका नाम बदल के कमलम रख दिया, जो कि संस्कृत का नाम है। किसका है? संस्कृत भाषा का है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट कमलम है। जिसने नहीं देखा हो वो देख लेना। और ये कैक्टस का फल है। ये जिस पे पाया जाता है वो कैक्टस होता है, लंबा वाला। देखो ऐसी होती है नली सी, इस पर कांटे होते हैं, इस पे ये फ्रूट आता है बड़ा। कैक्टस फल, इसको कैक्टस फ्रूट बोलते हैं। कैक्टस माने मरुद्भिद पौधा। कैसा? मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो कैक्टस, यानी कम पानी में उगने वाले या रेतीली भूमि में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद या जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट का नया प्रश्न है। मैंने भी पहली बार ही सुना है और बड़ा अच्छा लगा सुन के। इसका नाम बदल दिया
कमल के नाम पर इसका नाम कमलम कर दिया गया है, ठीक है। और ये फ्रूट पाया जाता है, सबसे पहले पाया जाता था मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको, ग्वाटेमाला। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है वर्ल्ड में। बहुत अच्छी बात है ये, चांदी, ठीक है। चांदी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको ही है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे प्रश्न थे। चलो एक और रह गया, उसे भी लिख ही ले। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? बताओ, तुम सब लोग किसान हो या किसान के बच्चे हैं? किसानों के बच्चे। किसान कमाता है तब पूरा देश खाता है। किसानों की हमें इज्जत करनी चाहिए। दे आर रियल हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के सबसे अच्छे हीरो हैं जवान और किसान। दोनों की हमें तहे दिल से इज्जत करनी चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके कारण हम अपना जीवन जी पा रहे हैं। अगर किसान गेहूँ नहीं उगाएगा तो हम क्या खा लेंगे? केमिकल नहीं खा सकते। तो कोई ऐसी फसलें जिनसे नगद नारायण पैदा हो, यानी पैसा नगद मिले, जैसे कोको, तंबाकू, नारियल और कॉफ़ी, चाय, गन्ना, रबर और एवोकाडो। ये सुना है आपने एवोकाडो? एवोकाडो नया फल है, देखो तुम। एवोकाडो आप इसको अमरूद का मौसा या चाचा कुछ कह सकते हैं। अमरूद जैसा ही लगता है देखने में, ये अमरूद जैसा ही होता है, हरा हरा, और बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है बच्चों। इसमें भर भर के विटामिन सी मिलती है। इसमें एक ब्राउन कलर की वो होती है गुठली, और गूदा जो होता है इसका वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। वाइट कलर ही का करना, वाइट तो वाइट है ही, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एवोकाडो। क्या बोलते हैं? एवोकाडो। विटामिन सी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टा होगा, निश्चित बात है, और जब पक जाता है तो उसे निकाल कर ब्रेड पे लगा के स्लाइस बना के खाओ, और कच्चा भी खाओ, और शरीर में विटामिन सी की आवश्यक मात्रा को पूरी करता है। तो हमने ये पिछले 10 वर्ष से, देखो हम बताना भूल गए, ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं 2010 से लेकर 2023 तक विभिन्न NMS की परीक्षा में आ चुके हैं। NMMSE में रिपीट हो चुके हैं, संभवतः इस वर्ष भी रिपीट होंगे। उसी गरज से हम पढ़ा रहे हैं आपको, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर। और कल हमसे एक भूलवश एक गलती हो गई थी, उसके लिए भूल सुधार करते हैं हम। भूलवश क्या, पिछले कई वर्षों से NMS की परीक्षा बच्चों 8 बजे से 1 बजे तक होती आई है, ठीक है। कितने बजे तक? 8 बजे से 1 बजे। लेकिन इस बार PNP यही परीक्षा कराते हैं आपका, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये जो NMS की परीक्षा है वो यही संस्था कराती है। प्राधिकारी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। यहाँ से ही पेपर बनता है, यहीं पे पेपर चेक होता है। तो इनके अनुसार इस वर्ष की परीक्षा 10 बजे से 1 बजे तक होगी, ठीक है। तो ये भूल सुधार था या हमें पता नहीं था, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें बताना नहीं पता था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। गलती करना मनुष्य का ही काम है। तो अब आप NMS की परीक्षा के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह उठने की आवश्यकता नहीं है। 10 बजे से 1 बजे तक पेपर होगा, बहुत सूटेबल टाइम है, ताकि बच्चा आराम से पहुंच जाए। नवंबर में ठंड भी बढ़ जाती है हल्की हल्की। और हम परीक्षा के मुहाने पर ही बैठे हैं बच्चों, क्योंकि जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी या दिवाली के बीच में ही आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, और हम 3 या 4 तारीख में OMR सीट कैसे भरें इसका वीडियो प्रेषित किया जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिएगा उसको, और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। आपको दिवाली और भैया दूज और गोवर्धन की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से मनाना, पटाखे कम से कम चलाना। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मैं जो आपको वीडियो में देख रहा हूँ, अनिल कुमार, जनपद हाथरस से, जितनी धरती मेरी नहीं है प्यारे बच्चों, उतनी तुम्हारी बची है। धरती या जो भी इसके संसाधन हैं
वो तुम लोगों के लिए ज़्यादा है। तो अपने संसाधनों को अपने हाथों से नष्ट ना करें, उन्हें बचाएं। सबसे ज़रूरी है पर्यावरण को बचाए रखना। जितना प्रदूषण भारत देश में पूरे एक माह में होता है, उतना प्रदूषण दिवाली की रात में एक दिन में हो जाता है या एक रात में। तो पटाखे कम से कम चलाएं, खुशियों को त्योहार है, मिठाइयाँ खाइए, मिलिए जुलिए, दोस्तों के साथ मिलिए बैठिए, खूब मौज मस्ती कीजिए, लेकिन पटाखों पे थोड़ा कम ध्यान दें और कम ही चलाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं। और अगर चला भी रहे हैं तो छोटे बच्चे अपने बड़ों के साथ रहकर पटाखों का लुत्फ उठाएं, मज़े मनाएं। हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।